नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछले वीडियो में देखा था संविधान सभा, अपने लगातार कंटिन्यू एक पूरी सीरीज पढ़ रहे हैं संविधान की। तो उसमें लगातार 73 से आज हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तक पहुँचे और संविधान सभा के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर हमने चर्चा कर ली थी। अब उनसे कुछ आगे और कुछ संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण एक दो फैक्ट्स और रह गए, उनको पूरा करते हैं और संविधान सभा में फिर आगे की संविधान के निर्माण में और क्या प्रक्रिया है उन पर बात करते हैं। तो देखिए, संविधान सभा पर हमने महत्वपूर्ण बातें कर ली थी कि संविधान सभा कब बनी, किन किन से मिलकर बनी, संविधान सभा का पहली बार विचार कब आया, ये सारी चर्चाएं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कौन कौन शामिल थे, कौन कौन से अध्यक्ष थे, कौन कौन से पदाधिकारी थे, इन पर सब पर बात कर ली। लेकिन इसके अलावा भी संविधान सभा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कथन की बात आती है और एग्जाम में बार बार इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण कथन किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा। तो ध्यान रखिए, एक व्यक्ति को बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है जिसका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। ये एक संविधान विशेषज्ञ थे और इनके द्वारा इन्होंने भारतीय संविधान का अध्ययन किया और इसके बाद इनके द्वारा कुछ कोटेशन कही गई, कुछ कथन कहे भारतीय संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा के लिए क्या कहे गए बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इनके बारे में कुछ चीजें हैं तो आपको एग्जाम्स में याद रखनी है। इन्होंने क्या कहा? पहला इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा भारत का लघु चित्रण पेश करती है। भारत का लघु चित्रण पेश करती है। लघु चित्रण है या लघु चित्रण पेश करती है, यानी कि संविधान सभा एक तरीके से पूरे का पूरा उस संविधान सभा में पूरा का पूरा भारत आपको दिखाई देता है। यह बात कहने वाले कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। दूसरी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा के बारे में उन्होंने और कोटेशन कौन सी गई? उन्होंने कहा संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। तो ये कुछ इस तरह की कोटेशन भी उनके द्वारा महत्वपूर्ण कही गई। और क्या कही गई कि एक दलीय देश, कौन सा? संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है। एक दलीय निकाय है। इन्होंने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस एवं कांग्रेस ही भारत है। यह दूसरा इनके द्वारा महत्वपूर्ण कोटेशन कही गई। तीसरी, इन्होंने कहा संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। कोई चूक नहीं की। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो संविधान सभा के लिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही। मैं आपको बता चुका हूं इस व्यक्ति के बारे में बार बार। तो पहला इन्होंने कहा कि संविधान सभा क्या है? तो उन्होंने कहा संविधान सभा एक तरह का भारत का लघु चित्रण है, यानी कि एक तरह का लघु चित्रण पेश करती है। संविधान सभा एक तरीके से पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, कहीं ना कहीं ऐसी बात इन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा संविधान सभा एक दलीय देश है, एक दल का ही देश है और उसका भी एक दलीय निकाय है। और इन्होंने कहा संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस को ही भारत की संज्ञा दी। यह दूसरी इनके द्वारा महत्वपूर्ण चीज। तीसरी कही संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। समझ में आ गया? ये तीन महत्वपूर्ण कोटेशन बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। किसको लेकर? ग्रेनविल ऑस्टिन को लेकर। इसके बाद एक कोटेशन और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है,
वो नाम है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। चलायमान राष्ट्र की क्या दी? संज्ञा दी। यानी कि संविधान सभा को क्या कहा? चलायमान राष्ट्र कहा। यानी कि जो देश को चला रहा है उसकी संज्ञा दी। किसको? संविधान सभा को। कि एक तरीके से संविधान सभा क्या है? जिसके तरीके से जिससे देश को चलाया जाए। तो चलायमान राष्ट्र की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसको दी? संविधान सभा को दी। ये भी आपको थोड़ा सा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा विंस्टन चर्चिल भी आपको ध्यान रखना है। विंस्टन चर्चिल आपको पता है उग्रवादी टाइप के नेता थे, आपको पता है। और ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत को क्या मिले? आज़ादी मिले, या भारत ब्रिटेन से क्या हो? स्वतंत्र हो। ये कभी स्वीकार नहीं करते। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लें। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा भारत में एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। एक बड़ी जाति का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ गई ये बात? कहीं ना कहीं एक बड़ी जाति के प्रतिनिधित्व की संज्ञा दी। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। किसको दी गई? संविधान सभा को दी गई। इसको ध्यान रखिएगा। एक और याद रखिएगा, एक व्यक्ति और है, लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा दी। किसके? हिंदुओं के निकाय की संज्ञा दी। ध्यान रखिएगा, हिंदुओं के निकाय की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड विस्काउंट के द्वारा। किसको दी गई? संविधान सभा को दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में कोटेशन पूछी जाती है। एक कोटेशन और बार बार पूछी जाती है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंबेडकर, BR अंबेडकर ने क्या कहा? अंबेडकर ने कहा, उसको थोड़ा सा सुन लेना। अंबेडकर ने कहा अगर संविधान कहीं असफल होता है तो संविधान को असफल होने के पीछे संविधान ना होकर संविधान को जो चलाने वाले मनुष्य होंगे वो धूर्त होंगे। समझ में आ गया? इन्होंने कहा संविधान असफल नहीं होगा, संविधान को जो उस समय चला रहे होंगे वो लोग धूर्त होंगे, जिसकी वजह से संविधान क्या हुआ? असफल हुआ। तो ये कोटेशन भी ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई कि संविधान असफल होता है तो संविधान के चलाने वाले मनुष्य धूर्त हैं। ये कही गई किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा। ये महत्वपूर्ण चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इनसे कुछ ना कुछ कोटेशन पूछी जाती है। उसके अलावा छोटे छोटे से कुछ फैक्ट हैं, उनको भी आप देख लो, आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है। जैसे जो आपका संविधान है, जो आपका संविधान है उसका अंग्रेजी संस्करण किसके द्वारा? उसका हिंदी संस्करण किसके द्वारा? उस पर ज्यामिति या अलंकृत और उस पर चित्रकारी, ये कुछ भी आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको भी ध्यान रखें। अंग्रेजी संस्करण प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया, मूल संस्करण अंग्रेजी में ही था जिसको लिखने वाले प्रेम बिहारी। हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद्य को माना जाता है। ज्यामिति और अलंकृत
राम मनोहर सिन्हा, और सभी भागों के ऊपर प्रारंभ के ऊपर जो चित्र बनाए गए, सबसे पहला जो भाग है उसके ऊपर जो चित्र बनाया गया राम का चित्र, तो सभी भागों के ऊपर फ्रंट में सबसे पहले जो चित्र बनाए गए उनका श्रेय जाता है किसको? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को जाता है। ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हो, मोहर के रूप में हाथी। और आपको अभी भी पता होगा, नई संसद में प्रवेश करने से एक दिन पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा नई संसद के द्वार पर हाथी, दोनों तरफ हाथियों की मूर्तियां स्थापित की गई है और हाथी द्वार के ऊपर झंडा फहराया गया था। तो कहीं ना कहीं वो जो हाथी है वो हमारी मोहर के रूप में स्वीकार किया गया था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्थापित किया गया है। तो ये कुछ संविधान सभा से रिलेटेड पूरी चीजें पहले पढ़ चुके थे पहले वीडियो में। उसके अलावा भी कुछ बचा हुआ था, वो मैं आपको बता चुका हूं। ग्रेनविल ऑस्टिन को आपको एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, कोई ना कोई एग्जाम्स में ये पूछा जाने वाला व्यक्तित्व है ग्रेनविल ऑस्टिन। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सेकंड, ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई अगर इन सभी में इंपॉर्टेंट है तो वह है जवाहरलाल नेहरू। इससे भी एग्जाम्स में बार बार कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये बेसिक जानकारी है, ये एग्जाम्स में, बड़े अच्छे एग्जाम्स में इनके बारे में कोई जानकारी पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अपने ने इस पर क्या कर ली? चर्चा कर ली। तो संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट बचे हुए थे, उन पर हमने आज चर्चा कर ली। अब उसके आगे की बात हम करते हैं कि संविधान सभा को लेकर और क्या विशेषताएं थी। तो संविधान सभा का चैप्टर तो खत्म हो गया, अब मूल रूप से संविधान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो संविधान जब पढ़ते हैं तो एक चीज आती है कि हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है। संविधान की प्रकृति कैसी है, ठीक है। इस प्रकृति को लेकर भी बड़ा विवाद रहता है कि भारत परिसंघ है, संघ है, अर्ध संघ है या राज्यों का संघ है, तो इसमें क्या क्या कुछ ना कुछ है। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग बातें कही गई है। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं कि भारत के संविधान की प्रकृति कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक है, यूनियन है या फेडरलिज्म है। समझ में आ गई बात? तो इस चीजों के बारे में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान संघात्मक है, पहली चीज, लेकिन उसमें एकात्मक के लक्षण ज्यादा हैं या एकात्मक के गुण ज्यादा समावेश किए गए हैं, यानी कि केंद्र को राज्य के मुकाबले ज्यादा मजबूत किया गया है। अब आप कहोगे केंद्र को राज्य के मुकाबले, कई बार आप देखते हो कि संघ के ऊपर हमला हो रहा है, संघ राज्यों के ऊपर राज्य। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, संविधान के द्वारा ही, किसके द्वारा ही? संविधान के द्वारा ही केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है राज्यों के मुकाबले में, यानी कि शक्तियों का झुकाव कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ है। अब आप इसको देसी भाषा में समझ लीजिए, खूंटा होता है ना, खूंटा मजबूत होता है तो सारी व्यवस्थाएं बनी रहती है, और खूंटा अगर कमजोर होगा तो व्यवस्थाओं के टूटने की संभावना होती है। इसी कारण से बहुत सारी जगहों पर केंद्र को राज्यों के ऊपर ताकत दी गई है, केंद्र को राज्यों के मुकाबले अधिक शक्तियां शामिल की गई हैं, केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया, क्योंकि केंद्र अगर मजबूत होगा तो राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, वो जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन अगर केंद्र, मैंने कहा खूंटा अगर कमजोर हो गया तो समस्या कहीं ना कहीं आ जाएंगी। इसलिए केंद्र को ज्यादा, हाँ हमारा संविधान संघात्मक है, हम कह सकते हैं भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इसको अलग अलग लोग अर्ध संघ कहते हैं, कोई परिसंघ कहता है, तो अलग अलग विशेषताएं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें एक लक्षण तो एकात्मक के, और कुछ लक्षण है इसमें संघात्मक के। प्रकृति दोनों ही है, भारतीय संविधान की प्रकृति दोनों ही है, कहीं ना कहीं इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब आपसे पूछे एकात्मकता के लक्षण क्या है, तो एकात्मकता के लक्षण सबसे पहले संविधान की सर्वोच्चता। मूल पॉइंट तो यही है, हर हालत में संविधान क्या है?
सर्वोच्च है और वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पूरे देश के लिए संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी बात करें एकल नागरिकता, ये और महत्वपूर्ण है। देश को एक ही नागरिकता है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको यूनिटी यहां पर दिखाई देती है। उसका कारण है कि यहां पर सिंगल सिटीजनशिप को स्वीकार किया गया। राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होगी, नागरिकता केवल और केवल किसकी होगी? भारत की होगी। समझ में आ गई बात, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका ऊपर से नीचे तक हायरार्की है, लास्ट और अंतिम कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। यह व्यवस्था यहां पर की गई। उसके अलावा बात कर सकते हैं शक्तियों का केंद्र की तरफ झुकाव, शक्तियों का केंद्र की तरफ झुकाव, यह भी इसमें जोड़ सकते हैं। मैंने कहा था शक्तियां कहीं ना कहीं किसको दी गई है? केंद्र को ज्यादा दी गई है। किसके मुकाबले में? राज्यों के मुकाबले में। दूसरा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? राष्ट्रपति शासन, राज्यों के अंदर कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र को ये अथॉरिटी है, पावर्स दे रखी हैं। इसके अलावा आपातकाल कर सकते हो। आपातकाल लगाने की भी सारी की सारी शक्ति कहां है? केंद्र के पास है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को, मैं वो चीजें बता रहा हूं जहां पर केंद्र आपको राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई देता है, उनमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद भी इसमें आ सकता है। का राज्यपाल का जो पद है वो कहीं ना कहीं केंद्र का राज्यों के ऊपर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप माना जाता है, तो वो भी आप मान सकते हो। इसके अलावा संविधान संशोधन या संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन भी केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रारंभ किया जाएगा। उसके द्वारा राज्यों की कोई अथॉरिटी उनके पास नहीं होगी, यानी कि शुरुआत या प्रारंभ किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा किया जाएगा। ये कुछ, इसके अलावा भी एक और लिख सकते हो, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस आईपीएस जैसी व्यवस्थाएं भी जिनको केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र उनको एग्जाम्स करवाता है और राज्यों में उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है। तो ये कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि केंद्र को राज्यों के मुकाबले में शक्तियां ज्यादा दी गई। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूं, केंद्र का मजबूत होना जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं किसको लेकर? संघात्मक को लेकर। तो पहली चीज है लिखित संविधान। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण है। शक्तियों का बिल्कुल अलग अलग उनको अधिकार या पावर, शक्तियां दी गई हैं। तीसरा, विषयों का सूचीबद्ध होना। संविधान के शेड्यूल नंबर 7 पर कहीं ना कहीं सूची की बात कही गई। इस पर कानून राज्य बनाएगा, इस पर केंद्र बनाएगा, इस पर दोनों बनाएंगे। तो कहीं अलग अलग विषयों पर अथॉरिटी इसमें कहीं ना कहीं दे रखी है। दूसरा, राज्यसभा। राज्यसभा भी कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इस सदन की व्यवस्था भी राज्यों को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए की गई है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। और कर सकते हो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जटिल होना। जटिल होना, ये कुछ ना कुछ आपको यहां पर एग्जाम्स में पूछे
जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम्स की दृष्टि से कि एकात्मक का क्या लक्षण होते हैं और संघात्मक कौन कौन से लक्षण हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। मैं कह रहा हूं फिर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। एक का नाम है केसी व्हीलर, एक का नाम है मॉरिस जोन्स, और मैं एक पढ़ा चुका हूं ग्रेनविल ऑस्टिन। इनके बारे में एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इन्होंने भारतीय संविधान को कैसा बताया है। तो ये आपके एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघ की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? आधा, यानी कि अर्ध संघ की दी है। थोड़े से गुण उसके, थोड़े से गुण संघात्मक के रूप में, थोड़े से अर्ध संघात्मक के रूप में। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की परिपाटी। मॉरिस जोन्स के बारे में और थोड़ी सी ध्यान रखना, इन्होंने सौदेबाजी का संघवाद कहा। कैसा संघवाद है? सौदेबाजी का संघवाद है, बार्गेनिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव डालकर, प्रेशर लगाकर अपनी बातों को इस संघ में मनवा लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये बात कही गई। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव की बात करी। इन्होंने कहा सभी मिलकर एक साथ किसी न किसी विषय पर कानून बनाते हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र में और राज्य के बीच में आपको कोऑपरेशन या कोऑपरेट देखने को मिलेगा। तो कोऑपरेटिव की बात करने वाला कौन? सहकारी, वो ग्रेनविल ऑस्टिन। ये 3 व्यक्तित्व आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी ने परिसंघ की संज्ञा दी। एक भारत का संविधान कैसा है? परिसंघात्मक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंबेडकर जी ने कहा था कि भारत के संविधान का केंद्र को ज्यादा मजबूत करना जरूरी था, और केंद्र को ज्यादा मजबूत किया गया है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों किया गया है। क्योंकि मैंने कहा केंद्र मजबूत होना जरूरी है, खूंटे का हमेशा मजबूत होना जरूरी है। समझ में आ गया? इसलिए आपने देखा होगा रक्षा मंत्री नहीं होगा, विदेश मंत्री भी नहीं होगा। ये दोनों कहां के होंगे? भारत सरकार के होंगे, ना कि किसी राज्य की सरकार के। समझ में आ गए? विदेश नीति के साथ, रक्षा नीति के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो भी समझौता होगा केंद्र सरकार करेगी, राज्यों को उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको कहा है केंद्र मजबूत होगा तो देश की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। अगर केंद्र कमजोर होगा तो आपस में टूटने की संभावनाएं कुछ ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये वो टॉपिक था जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की बार बार संभावनाएं हैं, मैं आपको फिर बता चुका हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं आपको। संविधान सभा को लेकर ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? भारत का लघु चित्रण पेश करती है। एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है। कांग्रेसी संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेसी भारत की संज्ञा देते हैं। नीति के साथ कोई साक्षात्कार में चूक नहीं की गई। जवाहरलाल नेहरू चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। विंस्टन चर्चिल एक दलीय एक जाति का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय के रूप में संज्ञा दी है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अंबेडकर ने कहा अगर संविधान कभी असफल होता है तो संविधान असफल ना होकर संविधान को जो चलाने वाले हैं उस समय वो लोग असफल माने जाएंगे, न कि संविधान असफल माना जाएगा। और वो जो लोगों के कारण वो संविधान असफल हो रहा है, इसका मतलब वो लोग धूर्त होंगे, चालाक होंगे। ये सारी कहीं ना कहीं बातें आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी और ये संस्करण आपका फैक्ट है, सिंपल। लेकिन उसके बाद संविधान की प्रकृति को लेकर आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। शक्तियों का बंटवारे को लेकर भारतीय संविधान कैसा, एकात्मक है, संघात्मक है। तो मैं आपको बता चुका हूं भारतीय संविधान मिला जुला है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। लेकिन मैंने कहा भारतीय संविधान मूल रूप से संघात्मक स्वीकार किया गया, लेकिन उसका झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा किया गया। इसका मतलब केंद्र को राज्यों के मुकाबले कुछ शक्तियां ज्यादा दी गई है। क्यों दी गई है? मैंने कहा केंद्र को कुछ मजबूत बनाया गया और वो बनाया जाना जरूरी है देश को जोड़े रखने के लिए। ठीक है, और उसको लेकर कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि किस तरीके से उसमें एकात्मकता के लक्षण दिखाई देंगे और किस तरीके से उसके अंदर संघात्मकता के लक्षण। उसके बाद 3-4 कैरेक्टर आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। केसी व्हीलर भारतीय जो संविधान है ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है, वो अर्ध संघ है।
इसको कोटेशन को कहने वाले। उसके बाद आते थे मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग है, एक तरीके के क्या करता है, सौदेबाजी का संघवाद है, प्रेशर की राजनीति है, दबाव डालकर काम करवाए जाते हैं। और तीसरा आपको पता है ग्रेनविल ऑस्टिन, वही व्यक्ति, मैंने कहा ग्रेनविल ऑस्टिन से एग्जाम में पूछा जाता है, और उन्होंने सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिविज्म की बात कही, कहीं ना कहीं कोऑपरेट की बात कही कि सभी मिलकर आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करके व्यवस्था को चलाते हैं। और बी आर अम्बेडकर ने से परिसंघात्मक की क्या दी, संज्ञा दी। ये कुछ चीजें आपके एग्जाम्स में पता होनी चाहिए। हमने यूनियन शब्द का यूज लिया, फेडरलिज्म का यूज नहीं किया। यूनियन ऑफ द स्टेट दैट इज भारत, समझ में आ गया, राज्यों का संघ जो कि भारत है, ठीक है। तो यूनियन शब्द का प्रयोग करने का मतलब यही था कि राज्यों का संघ है भारत, लेकिन कोई भी राज्य शामिल तो हो सकता है, लेकिन कोई राज्य बाहर नहीं जा सकता। तो आज के लिए इतना काफी था। इस टॉपिक को देखिएगा, इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन आने की बार बार संभावनाएं रहती है। तो आपके एग्जाम्स के लिए दृष्टि, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।